बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो अवान। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रखे होंगे। हमारा और आपका साथ 2 घंटे का होगा। मेरे मुंह से निकल लगा था 2 से 3 साल का होगा। तो वैसे अल्लाह करे इससे एक भी डेढ़ ज़्यादा साल हो। से तो हो ही गया साथ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करते हैं कि मौसम एंजॉय करे होंगे। आज मौसम 1-2 दिन से खासा बेहतर भी है। दिन के टाइम जब बारिश होती है तो मौसम बेहतर होता है, लेकिन बाद में हालात थोड़े ख़राब हो जाते हैं। तो मुल्क भर में आज से अगले 2 रोज़ के दौरान मुसलधार बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, मानसहरा और कोहिस्तान के पहाड़ों और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल और तूफ़ानी का खतरा है। इसके अलावा एबटाबाद, दीर, सवात, कश्मीर, डेरा गाजी खान, लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल, रावलपिंडी, फैसलाबाद और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। जबकि शदीद बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदरफ्त भी मुतासर हो सकती है। सिंध की अगर बात की जाए तो आज शाम से मशरकी सिंध में दाखिल होने वाली हवाओं की वजह से अगले 2 रोज़ के दौरान थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगढ़ और जैकबाबाद में भी बारिश मुतवक्किल है। बिल्कुल शहरबानो, ओवरऑल मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा और मॉनसून की बारिशें इस साल कितनी शिद्दत से होने वाली हैं, ये तमाम तर सूरत हाल जानते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कहिएगा मुल्क भर में कैसा रहने वाला है मौसम? जी करने हाँ, देखिए जी, बहुत शुक्रिया। ये जो स्पेल है कुछ जगहों में तो हल्का फुल्का चल रहा है, लेकिन आज शाम या रात से उसकी शिद्दत में इजाफा होगा। तो उसमें इम्कान यही है कि जो आपके पंजाब के बेशतर इलाकों में होगी अच्छी तेज़ बारिश, और फिर साथ साथ केपी के खासकर जो इलाके हैं, दीर, सवात, चतराल वगैरह और फिर नीचे भी, तो उन तमाम अजला में तेज स्पेल है। ज़ाहिर है पहाड़ी इलाकों में तेज स्पेल जो होता है उसके बाद फिर तूफ़ानी नदी नालों में इस तरह की सैलाबी कैफियत हो सकती है। कुछ मखसूस एरियाज में इस्लामाबाद और लाहौर और झेलम, सियालकोट, नारोवाल, इन इलाकों में भी कहीं कहीं तेज स्पेल के नतीजे में शहरों में खासकर नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। सही जी, इन इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का जो है वो खदशा जाहिर किया गया है। आपने भी जिक्र किया रावलपिंडी, फैसलाबाद, पेशावर और लाहौर और सियालकोट। तो क्या यहाँ पर ज्यादा बारिश होगी? जी जी, ज्यादा बारिश का ही इम्कान है, इसीलिए तो अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। और उसमें जाहिर है कि एक तरह से ना मुसलसल स्पेल है अगले 2 दिन, यानी आज रात से। सरफराज साहब, ये बताइएगा, मॉनसून का ये वाला स्पेल एक्सपेक्टेड था या फिर अनयूजुअल ट्रेंड है कुछ? नहीं, एक्सपेक्टेड था बिल्कुल। मॉनसून तो आपको पता है कि जुलाई से शुरू हो जाता है और उसमें एक्सपेक्टेड था, लेकिन देखें अब कहाँ कितनी ज्यादा होती है, तो एक्सपेक्टेड तो था बिल्कुल। सरफराज साहब, सिंध के हवाले से बताइएगा, बिलखुसूस कराची, वहाँ पर सूरत हाल क्या रहेगी? देखिए, इस स्पेल के नतीजे में सिंध में कोई इतनी बहुत ज्यादा नहीं दिख रही बारिश। कुछ एरियाज में अपर सिंध है, जैसे लाड़काना, जैकोबाद और सखर वगैरह, वहाँ पर कहीं मॉडरेट रेन है और किसी का दो जगह पे हैवी हो सकती है। जी बिल्कुल, मैदानी इलाकों में अनयूजुअल स्पेल नज़र आने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त मुल्क भर में मौसम खास करके कैसा रहने वाले से वो बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, सेहत के हवाले से आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन में मोटापे की शरह में इजाफा नज़र आ रहा है और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में 60% ख़वातीन मोटापे का शिकार है। इसकी एक वजह ये बताई जाती है कि जी ख़वातीन प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चे की पैदाइश के बाद एक्सरसाइजेज और वर्जिश नहीं करती हैं, जिससे वो कई मसाइल का शिकार हो जाती हैं और इसी दौरान ख़वातीन का वज़न बढ़ जाता है और वक्त से पहले उनका एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। चेहरे पर हम देखते हैं कि छाइयाँ आ जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और कई पेचीदा मसाइल और भी सामने आते हैं। अगर आप भी इन मसाइल का शिकार हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वर्कआउट करना तो चाहिए, लेकिन अगर आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपने सिर्फ योगा करनी है और योगा से आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। हमारी रुबीना यूसुफ जो है वो वहाँ पर पहुँची हुई हैं, वो आपको बताएंगी कि किस तरह से योगा करनी है। योगा एक्सपर्ट जो हैं, जिनको योगी नईम कहा जाता है, वो उनके पास इस वक्त मौजूद है। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों की पैदाइश के बाद ख़वातीन का वज़न बढ़ता जा रहा है और एजिंग प्रोसेस उनमें मर्दों की निस्बतन बहुत ज़्यादा है। वो उनका एजिंग प्रोसेस बहुत जल्द स्टार्ट हो जाता है, वो बहुत जल्द ओल्ड होने लगती हैं, उनके फेस पर झुर्रियाँ, रिंकल्स और फ्रैकल्स नमूदार होने लगती हैं। और आज हम इसका हल लेकर आए हैं आपके पास। आपके पास प्लास्टिक सर्जन
को रिकमेंड नहीं करेंगे, बल्कि एक योगी के पास हम मौजूद हैं। योगी नईम साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि जो ख़वातीन हैं उनमें एजिंग प्रोसेस बहुत जल्द स्टार्ट हो जाता है, वो अपनी एज से पहले ओल्ड होने लग जाती हैं, तो इसके लिए कौन सी टेक्निक्स उन्हें अपनानी चाहिए? बहन, जब भी डिलीवरी के बाद जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और थायराइड का अक्सर लोगों को ग्लैंड्स का इशू हो जाता है, तो इस हवाले से मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ ब्रीदिंग्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ पोस्चर डिस्कस करेंगे, जिनके करने से जो है वो एज प्रोसेस रुक भी सकता है। और अगर आप जो है वो बुढ़ापे की तरफ जा चुकी हैं तो आप रिवर्स एजिंग भी कर सकती हैं, और इसको योग ने कायाकल्पा का नाम दिया। ओके, बस मुझे बताइएगा सबसे पहले हमें कौन से पोस्चर्स करने होंगे ताकि हम अपने एज को स्लो डाउन कर सकें, कंट्रोल कर सकें? सबसे पहले हम ब्रीदिंग करेंगे, जिसका नाम है सातानामा। ओके, सातानामा। सातानामा ब्रीदिंग जो है करने का तरीका ये है कि अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप ऐसे बैठें। ओके, डन। आप चेयर पे बैठे हैं तो अपने हाथों को यूं रख लीजिए और अपने नाक से ही सांस लेंगे और नाक से ही खारिज करेंगे। ठीक है। 4 दफ़ा सांस को लेंगे 4 स्टेप्स में, और 4 स्टेप्स में निकालेंगे। इनहेल, रिटेन एंड एक्सहेल। 4 जरक्स के अंदर आपने सांस को लेना है और 4 जरक्स के अंदर सांस को निकालना है। 4 झटके देने हैं आपने, 4 झटके। ठीक है। 4 झटकों में सांस को लेना है, 4 झटकों में निकालना है। ये एक बेहतरीन टेक्निक है आपकी एज को रिवर्स करने में। और अब मैं आपको एक प्रेशर पॉइंट बताता हूँ, जिसके करने से आपका चेहरा जो है इसके ऊपर रिंकल ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, सबसे पहले मुझे ये भी बताइएगा कि मास्टर पॉइंट कहते हैं। ओके। मास्टर पॉइंट जो है ना, ये आपके बिल्कुल जो सर के पीछे जहाँ से हड्डी खत्म होती है, आप गर्दन जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ अपने अंगूठे से प्रेस करें 7 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 5 सेकंड आप उसको रेस्ट दें। आप फिर 7 सेकंड आप प्रेस करें, 5 सेकंड रिलैक्स। तो ये आपने करना है 7 टाइम्स। 7 टाइम्स करने से ये आपके बेहतरीन रिजल्ट आएगा कि आपके चेहरे पे झुर्रियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपको मैं एक ऐसा पॉइंट बताऊं जिससे एज लाइन ख़त्म होती है, ये जो एज लाइन आ गई है, इसके ख़त्म करने के लिए आपको जहाँ पे आपकी चेक्स हैं, यहाँ पे 2 उंगलियों से हल्का सा प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7, और फिर 1 2 3 4 5। और याद रखिएगा, एंटी एजिंग ऐसे नहीं है। कुछ लोग एंटी एजिंग ऊपर की तरफ करते हैं, एंटी एजिंग यूँ है, ये आपके चेहरे के मसल्स यूँ खिंचते हैं। ओके, ये से हमारा जो अगर चेहरों की मसाज करते हैं या चेहरे को धोते हुए साफ़ करते हैं तो यूँ साफ़ करें। आपके चेहरे की एंटी एजिंग यूँ है, आपके ये मसल्स खींचेंगे तो आप जवान रहेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आप जवान नहीं रहेंगे बल्कि वो लटक जाएंगे। और अक्सर लोगों के लटके हुए मसल इसलिए होते हैं कि वो अपने चेहरे को हमेशा ऊपर मसाज करते हैं, ऊपर मसाज करते हैं। तो इसके लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है कि आप ऐसे कंधों को स्ट्रेच करते हुए अपने दोनों बाजुओं को पीछे ले जाएँ, कंधों को स्ट्रेच करते हुए शोल्डर के ऊपर से पीछे देखने की कोशिश करें। या इट्स जस्ट फीलिंग रिलैक्स्ड। अब ये सारा यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है, सारा यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है। जब आप दूसरी तरफ स्ट्रेच करेंगे तो आपके चेहरे के मसल स्ट्रेच आ रहा है। तो फेशियल मसल जो है ये साइड की तरफ खींचने चाहिए। साइड की तरफ खींचने से आप कभी भी बूढ़े नहीं होते चेहरे से। जिस इंसान की रीढ़ की हड्डी स्टिफ हो गई और वो कभी भी जो है वो जवान नहीं हो सकता। अगर आप ये चाहते हैं कि आप जवान रहें, सदा जवान रहें, और आपको कभी भी बुढ़ापा ना हो, तो आप अपनी जो स्पाइन है इसको हमेशा फ्लेक्सिबल रखें। यहाँ से घुटने पकड़ लें और ऐसे सीने को ऊपर उठाइए। इनहेल, कमर को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं ऊपर की तरफ। एक्सेल, अब कमर को गोल करेंगे पेट को स्क्वीज करते हुए पीछे की तरफ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो ये मुझे लगता है मैं तो आज ही एक नौजवान दोबारा बन जाऊंगी। ये बेहतरीन एक्सरसाइज है। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ख़वातीन में रेट ऑफ सी सेक्शन बहुत बढ़ता जा रहा है, और जब वो प्रेग्नेंट होती हैं वो जिम ज्वाइन नहीं कर पाती, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि वो एक सी सेक्शन से बच सकें घर पर बैठी हुई? हाँ, देखिए, याद रखिएगा कि जब लास्ट मंथ हो तो लास्ट मंथ में कुछ एक्सरसाइजेस की जाती हैं जिसके करने से जो है वो आप सी सेक्शन से बच सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आ सकते हैं। अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको एक योग ने पोज बताया जिसका नाम है मल आसन। अगर आप शुरू में सहारा ले लें किसी चीज़ का,
दीवार का सहारा लेते हुए किसी चीज़ को पकड़ लें। शुरू में आपसे शायद ना हो पाए, अपने पैरों को जितना आप बाहर की तरफ ला सकते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट मंथ करना है, लास्ट जो खवातीन मंथ प्रेग्नेंट जी हैं। जी, लास्ट मंथ, जब लास्ट मंथ शुरू हो जाए, C-section से बचना सी चाहते सेक्शन से बचने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने दोनों हाथ को दीवार पे रख लें या चेयर पे सहारा ले लें। देखें, अगर आपका बैलेंस नहीं होगा शुरू में, आप चेयर पे सहारा लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता लेग्स को स्ट्रेच करें। बाहर की तरफ जितना बैठ सकते हैं बैठिए, सहारा लेके ऐसे पकड़े हो, आपने चीज़ को पकड़ा हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठिए। जबरदस्त। इस एक्सरसाइज को करने से इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी होगी, आपका सी सेक्शन नहीं होगा। और इसके साथ जो है लाजमी है कि आप शुरू में आहिस्ता आहिस्ता करें, तो उसको फिर आप हल्का हल्का यूँ स्ट्रेच करें। पहले शुरू में हल्का हल्का यूँ बैठें जितना आसानी से हो सकता है। अगर आपके पाँव थोड़े से वी शेप में भी हैं तो कोई बात नहीं, हल्का हल्का यूँ स्ट्रेच करें, हल्का हल्का स्ट्रेच करें। हल्का हल्का स्ट्रेच करते करते फिर आप जो है वो साइडों पे खोल लें, जितना आप घुटनों को खोल के नीचे बैठ सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। हाँ, आजकल जो खवातीन हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, चाइल्ड रेशो बहुत कम हो गई है, वो कंसीव भी नहीं कर पाती कि उनका सी सेक्शन होगा। इस डर से ना जो लड़कियां हैं वो कंसीव भी नहीं करती। तो सी सेक्शन से बचने के लिए मुझे लगता है कि ये ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। ज़बरदस्त। इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि एक्सरसाइज का सही वक्त क्या है, खाने से पहले या खाने के बाद? देखें जी, खाने से पहले एक्सरसाइज का वक्त है। आपका पेट खाली होगा तो आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, अगर आपका पेट भरा होगा तो आपकी एक्सरसाइज करते हुए खाना बाहर आएगा तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। और जैसे आपने बात की कंसीव ना कर पाना, मैं उसके ऊपर भी बात करना चाहूँगा। सिस्ट होती है आपकी, जो है वो सिस्ट को ख़त्म करने के लिए एक ब्रीदिंग है जिसको हम कपालभाति कहते हैं। ब्रीदिंग उसको मैं कह रहा हूँ आम अल्फाज में, लेकिन उसको योग में क्रिया कहा जाता है। ठीक है, क्रिया क्रिया कहते हैं सफाई का तरीका। ओके। अब सिस्ट को साफ करना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि अपने दोनों हाथ यहाँ रख लें, चेयर पे बैठे भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं मैट पे बैठें। सांस को झटके से बाहर निकालना है और पेट को अंदर दबाना है। सांस को बाहर फेंकना है। ओके। नाक से, जिस तरह नाक साफ करते हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाक साफ करते हुए। क्या आपने इनहेल नहीं करना बल्कि उसे सांस पेट को खींचते हुए। ठीक है, ओके। एक और मैं इस पे क्रिया करूँगा, अग्निसर। ये तो कपालभाति, इसका नाम है कपालभाति। ये सिस्ट ख़त्म करता है। और अग्निसर जो है ये उनके लिए है जो अपने जो है वो सिस्ट को बिल्कुल, जिनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और सिस्ट से जान छुड़ाना चाहते हैं। और लेकिन इसका टाइम है, इसका टाइम ये है कि आपने सुबह आपने अर्ली करना है, शाम में नहीं करना। अगर आप शाम में करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। ओके। नींद नहीं आएगी। कपालभाति भी और अग्निसर भी। अग्निसर करने का तरीका ये है कि सांस को बिल्कुल खारिज कर देंगे, सांस को खारिज करके रोक लेंगे। अब लेना नहीं है, सांस बाहर निकाल दिया। अब पेट को 4 से 5 दफ़ा अंदर बाहर खींचेंगे। ठीक है। तो इससे जो लड़कियां हैं वो जल्दी वो कंसीव करने के लिए कामयाब हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे सिस्ट खत्म होती है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया और मुझे वाकई बहुत फील हो रहा है। मेरी कमर में भी दर्द भी नहीं हो रहा जो मैंने ऐसे स्ट्रेचिंग की थी। सो योगा इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एक्सरसाइज। आपको ये नहीं सोचना कि आपको 2 घंटे योग करना है, 1 घंटा योग करना है। जस्ट दिन में 5 मिनट्स योग करिए और अपने आप को रिलैक्स करिए। योगा इज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एक्सरसाइज। जैसे आप बीमार हो जाते हैं, इफ़ यू आर सिक, सो आप एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं। सो योगा इज़ लाइक अ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर। ये एक डॉक्टर है कि आपको कोई स्पेसिफिक बीमारी दूर करनी है तो आप योगा के ज़रिए कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये आपने देखा कि किस तरह से योगा और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करके आप फिट रह सकते हैं। कोई प्रॉपर वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है। और वर्कआउट इस हवाले से भी ज़रूरी है कि आप जब तक मूवमेंट करते रहते हैं, आप फिट रहते हैं। तो लिहाजा ये जो योगा है ये आपको इंडोर में, आप जहाँ पे भी आपको स्पेस मिले वहाँ बैठ के आप करें। और बिलखसूस जिस तरह रुबीना ने भी इस रिपोर्ट में बताया कि जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है। और उन्होंने बताया कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकती हैं जो उनकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी होगी। नाज़रीन, बात करते हैं मुल्क की सियासत की। तो अपोजिशन की बड़ी जमात PTI की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त तहरीक इंसाफ में शदीद इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। गिरोहबंदी और धड़ेबंदी वाज़े हो रही है। PTI के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी मुसलसल तहरीक इंसाफ की क़यादत को निशाना बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का ग्रुप भी मौजूदा क़यादत
क़यादत से खफा नजर आ रहा है और बानी पीटीआई के लिए रिहाई के लिए इकदाम ना होने पर इस्तीफों की धमकियां दी जा रही हैं। उमर अयूब और जुनेद अकबर अपने ओहदों से इस्तीफा दे चुके हैं। शेर अफजल मरवत और शामदाना गुलजार की कोर कमेटी की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी और इख्तलाफात से अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई भी परेशान है। पीटीआई की सियासत से कारकुन भी मायूस दिखाई दे रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ हमने ये देखा कि बानी पीटीआई ने मौजूदा क़यादत को मुलाकात के लिए अडियाला जेल तलब किया था, मगर मुलाकात ये नहीं हो सकी। और पीटीआई में धड़ेबंदी अब क्या रुख इख्तियार करेगी और बानी पीटीआई इख्तलाफात ख़त्म करा पाएंगे या नहीं, इस पर बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है सुन्नी इत्तेहाद में शामिल पीटीआई रहनुमा शेख वगास अकरम साहब। वेलकम करते हैं आपको, कैसे हैं आप? जी बहुत अच्छे, थैंक यू, आई एम गुड जी। शेख साहब, गुज़श्ता रोज़ पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात तय थी, मगर ये मुलाकात ना हो पाई। इस मुलाकात का एजेंडा क्या था और ये क्यों ना हो पाई, ये बताइएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मुलाकात हुकूमत की फस्तायत की वजह से ना हो सकी है, क्योंकि हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब के चाहने वालों को, इमरान खान साहब की टीम को उनसे दूर रखना चाहती है। पूरे हफ्ते में सिर्फ 6 लोगों को इजाज़त है खान साहब को मिलने की, और वो लोग भी सिर्फ 40 मिनट तक मिल सकते हैं। और 40 मिनट में भी जब 30 मिनट के बाद जो है वो वहाँ जेल हुकाम को तकलीफ़ होने लग जाती है। मैं ये समझता हूँ कि जो होचे हथकंडे हैं इस हुकूमत के, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दोस्तों को दूर रखने की साजिश थी। मैंने आपका इब्तदाइया सुना है, मुझे उस पर बड़ा एतराज़ है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसमें चीज़ें दुरुस्त कर दूँ। पहली बात तो ये है कि ये जितना गुफ्तगू आपने की है वो सब की सब जो है मैं पहले तो उसको डिनाई करता हूँ। दूसरी बात ये है कि आपने ये सारी गुफ्तगू की, उसके बाद कल जो मुलाकात न हो सकी उसका जिक्र किया, मगर उसका जिक्र नहीं किया कि उसके बाद क्या हुआ। जी कोई इख्तलाफात नहीं है। और ये जो आपने बात की है कि जी क्या बानी जो हैं वो परेशान है, इमरान खान साहब परेशान नहीं होते इन चीज़ों से। इसलिए नहीं होते कि जिसकी पार्टी के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की गई हो, जिसके दर्जनों लोगों को ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के डिफेक्शंस करवा दी गई हों, उसके बाद भी पाकिस्तान में क्लीन स्वीप कर जाए, तो आप क्या समझते हैं कि कोई 2, 4, 5 बंदों से इमरान खान साहब परेशान हो जाएंगे? इमरान खान साहब ने जितनी मुसीबतों के पहाड़ अबूर किए हैं, ये तो बातें ही कोई नहीं है। शेख साहब, अभी आपने बात की कि पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है। सर, अभी आपने बात की पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब और फवाद चौधरी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं सर, वो सबके सामने। यार आप बादशाह आदमी हैं, आप मुझे ये बताएं कि क्या जो हमारे भाई हैं फवाद चौधरी साहब वो पीटीआई का हिस्सा हैं? सर रहे तो है ना। रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि अब वो आपस में किसी दोस्त के साथ अगर उनकी सर उमर अयूब हिस्सा है, फिर पीटीआई का इख्तलाफ बन जाता है? ये क्या बात है? उमर अयूब साहब तो है ना हिस्सा। हाँ बिल्कुल, उमर अयूब साहब ने किसी इख्तलाफ की वजह से, उमर अयूब साहब ने किसी इख्तलाफ की वजह से रेजिग्नेशन नहीं दिया। वो क्लैरिटी कर चुके हैं बार बार मीडिया को। मीडिया का रौला ये, मैं तुम दसा आप मीडिया का रौला ये, मेरे भाई मेरी बात सुन ले। मीडिया ये चाहता है कि जिस तरह देहातों में हमारे बंदे कुरान चुक के आ जाते हैं ना, फिर कुरान में चुकदा तो गल है। और तुसी भी चाहते हो कि असि हुन टॉक शो ते कुरान चुक के दसी ये मसला नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूं, उन्होंने वाजे लिख के दिया है और कहा है कि उनकी पूरे पाकिस्तान में पेशियां हैं। वो 60-70 से ऊपर उनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस हैं। फिर वो अपोजिशन लीडर ऑफ पाकिस्तान है, जो कि फुल टाइम जॉब है। उसके साथ ही आप ये देखें कि एक जनरल सेक्रेटरी ऑफ द बिगेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान, ये भी फुल टाइम जॉब है। वो कह रहे थे कि मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा हूं बिटवीन जॉब्स। दैट्स व्हाई उन्होंने इमरान खान साहब को रिक्वेस्ट किया कि जी आप मुझे जो बाकी 2 मामलात हैं वो करने दें और ये किसी और आदमी के जिम्मे लगा दें। और उस पे अभी तक वो चीजें जो है वो अभी तक चल रही हैं। इसका ये तो मतलब लेकिन नहीं है कि ये हमने तहरीक इंसाफ ने शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत की कोर कल सब ने खड़े होके देखें, ये पार्टी के इंटरनल डिसिप्लिन के मामलात होते हैं, कोर कमेटी फैसला करती है, मगर इसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी पार्टी के अंदर कोई अगर डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया मेरे पे हो सकता है, तो कल मेरे पे होगा तो मैं कहूँगा इख्तलाफ हो गया। होता है, क्या फर्क पड़ता है? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, उमर अयूब साहब, शिबली साहब, शमदाना गुलजार बीबी जो हैं, साथ उनके जुनेद अकबर भी मौजूद थे, साथ शहरयार भी थे। आप उनकी गुफ्तगू सुने। उन्होंने कहा कि ये लोग इमरान खान के चुने हुए लोग हैं और हम इनके पीछे खड़े हैं, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है।
यानी कि मीडिया वो पिछली बातें याद कर रहा है जो इन्हीं के मुंह से निकली हुई है। कल वो कह रहे हैं हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं दुरुस्त कह आपस रहे हैं में। सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं, सिंस यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी। अब मीडिया तो वो बात बताएगा ना जो मामलात रिपोर्ट हो रहे हैं, जो बातें की गई इन नुमाइंदगान की जानिब से, इन पार्टी अरकान की जानिब से, वो बातें हमने रिकॉर्ड पर लेके आए हैं। मीडिया की तो कोई जाती ख्वाहिश नहीं है कि पार्टी के अंदर कोई डिवीजन हो। मेरे भाई है, इनमें से किसी आदमी ने आज तक नहीं कहा कि वो इमरान खान को छोड़ रहा है। इनमें किसी आदमी ने आज तक ये नहीं कहा कि वो पार्टी के एजेंडे से इख्तिलाफ करता है। इनमें से किसी आदमी ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं इमरान खान की रिहाई नहीं चाहता। इनमें किसी आदमी ने आज तक ये नहीं कहा कि उमर अयूब को रिमूव करे। और सिर्फ यकीन माने ये बातें हमने भी नहीं कहा कि शिबली को रिमूव करे। शेख साहब यकीन करें ये बातें हमने भी नहीं कही। आप सही कह रहे हैं, ये बातें हमने भी नहीं कही। तो अगर ये बातें होती तो मैं समझता इख्तिलाफ है। और बाकी अगर तुसी मतलब कहते ना खाली पांडे भी पे होते भी खड़क जाते नहीं तो तुसी बंदे। लेकिन सर एक और एतराज है शेख साहब, एक और एतराज है, और वो ये कि ऑपोजिशन को जो किरदार निभाना चाहिए, क्योंकि पीटीआई ऑपोजिशन की एक बड़ी जमात है, अवाम की एक सपोर्ट है, नो डाउट। अब सिर्फ जो एक सेंटर ऑफ अटेंशन है वो बानी पीटीआई हैं, होने भी चाहिए, ठीक है, उनके रिहाई के मामलात हैं, लेकिन वो एक साइमल्टेनियसली उनके केसेस चल रहे हैं, वो तो अदालत पे भरोसा रखे मामलात होंगे। लेकिन सर जो अपोजिशन को किरदार अदा करना चाहिए, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, अवाम जिस तरह से एहतजाज कर रही है, अपोजिशन की कोई गवर्नमेंट इनकमिंग कहा जाता है, कई बार उनको कहा जाता है कि शेडो कैबिनेट उनकी होती है, कोई पॉलिसी देते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है सर। मैं आपको बता देता हूँ, शायद फिर आपने बजट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उस पर तवज्जो नहीं दी। बजट्स के अंदर इस दफ़ा तारीखी तौर पे सबसे ज़्यादा कट मोशंस जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिए हैं। कट मोशंस ये होती हैं कि जब वो किसी चीज़ के लिए पैसे मांगते हैं या बढ़ाते हैं या टैक्स इम्पोज करते हैं या रिवोक करते हैं तो फिर उसको अपोज करने के लिए कट मोशंस दी जाती हैं कि नहीं ये ज़्यादा है, आप इसको कम करें। तारीखी तौर पर सबसे ज़्यादा दी हैं। चार्ज एक्सपेंस के ऊपर गुफ्तगू यूजुअल से ज़्यादा दिनों पे की हुई है। फाइनेंस बिल के ऊपर गुफ्तगू हमारे हर आदमी ने की है, एहतजाज किया, वॉकआउट्स किए हैं। ये अभी जो पिछले दिनों मुल्की हड़ताल हुई है उसमें तमाम ताजरों की सपोर्ट की है। हर जगह पे पीटीआई के लोग ताजरों के साथ जाके खड़े हुए हैं। जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कर सकते थे वो किया है, जो आपके टॉक शोज में उनके साथ कर सकते थे वो किया है, जो क्या उसे कहते हैं बाहर निकल के जैसे ताजरों की हड़ताल के हवाले से फिजिकली हम उनके साथ खड़े हो शेख साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बानी की रिहाई और मैंडेट वापस लेने से मुतालिक पीटीआई का एजेंडा है क्या, हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में रहकर बानी पीटीआई की रिहाई करवा सकते हैं आप लोग? सारे के सारे फोरम्स इस्तेमाल होंगे। पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल हो रहा है, सही अदालतों के अंदर लड़ाई हो रही है, ओवरसीज पाकिस्तानी अपने तई हिम्मत कर रहे हैं। आप देखें उनकी हिम्मत से पिछले महीने पाकिस्तान में जो है ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने भी कहा कि ये इलेक्शन जो था ये धांधली ज़्यादा था। अब वर्किंग ग्रुप्स कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के धांधली ज़्यादा था। अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर 98% लोगों ने वोट कर दिया है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और आप क्या चाहते हैं, सारी ये सब कुछ एफर्ट से ही होता है ना, ये चीजें अवेयरनेस फैलाने से। लेकिन सर ये भी इल्जाम आ रहा है ना कि जो गैर मुल्की एजेंसीज हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पर फंडिंग की जा रही है, जो नेशनल पॉलिसी एक तरह से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये को माजरत के साथ ये को बड़े निकम्मे और नालायक लोग हैं हुकूमत के जो ऐसी गुफ्तगू करते हैं। मेरी बात सुने, ये जा रहा है कि पेड कंटेंट लिया जा रहा है। एक पार्टी, मेरी बात सुने, एक पार्टी जिसके पास अपने असीरों के ट्रायल के पैसे कोई नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं कि फंड रेजिंग हो जाए। उसने 367 कांग्रेसमैन खरीदनी है तो जिन्होंने को पूरी हुकूमत है, जरदारी साहब भी अरबपति, मियां साहब भी अरबपति, वो सिर्फ 7 बंदे खरीद सके। शेख साहब पेड कंटेंट की बातें हो रही है, पेड कंटेंट समझते हैं कि दिया जा रहा है पेड कंटेंट? मैं बहुत जी, आप मुझे बताएं ना कौन सा पेड कंटेंट है, मुझे बताएं ताकि मैं उसको स्पेसिफिकली उसको डिनाई करूं। आपको बताऊं कि ये पेड है, क्या आप मुझे बताएं कौन सा पेड कंटेंट है? अच्छा शेख साहब, अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में यूएस में ये करारदाद मंजूर हुई, लेकिन इससे पहले बानी पीटीआई कहते रहे हैं कि यूएस ही की मुदाखलत से उनकी हुकूमत गई। तो सर ये मुतजाद बयानात नहीं है? नहीं, ये मुतजाद बयान तो नहीं है ना, हमने तो वो बयान दिया है ना। अब उसके बाद उन्होंने कोई इमरान खान की फेवर के अंदर तो वो नहीं दिया, उन्होंने तो कहा पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है वो धांधली ज़्यादा थे, और वो पहली दफा नहीं हुआ है। वो थर्ड वर्ल्ड दुनिया के कई मुल्कों के हवाले से ये बात करते हैं। तारीखी बात ये हुई है कि 98% वोट सिर्फ इसके ऊपर आए हैं, उसमें इमरान खान साहब का नाम नहीं है। अगर आपने वो आपके पूरे इलेक्शन देखो ना जी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ इलेक्शन दे होल्ड करने वास्ते पैसे पिनने वास्ते उन्होंने को जाते, यू बेग मनी फॉर द इलेक्शंस, तो फिर वो आपके इलेक्शन के ऊपर करेंगे ना। जब चौधरी आपको पैसे देते हैं तो फिर सवाल भी करते हैं। सर वक्त बड़ा कम है, जाते तो ये बता दें कि JUIFA के साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का अलायंस हो जाएगा, क्योंकि 6 माह से हम बातें सुन रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं। 6 माह तो नहीं जी, कुछ 2-3 माह पहले ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है और इट्स अ गुड स्टार्ट। एक दूसरे में बहुत तलखियां थी, बहुत दूरियां थी,
अब ये है कि एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू हुआ है, कुछ चीज़ें शेप अप हो चुकी हैं ऑन द फ्लोर द हाउस तक, और कुछ अभी होनी है। लेकिन जितनी तलखियाँ और दुनिया थी, ये इतना आसान काम नहीं था साथ बैठना भी। मगर अगर बैठ गए हैं तो आगे भी उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका शेख वकास अकरम साहब, आपने खसूसी वक्त में काला सुनो पाकिस्तान दिया और बिलखसूस PTI के इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या पॉलिसी है, उससे मुतल्लिक वो बात कर रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुछ एंटरटेनमेंट की, म्यूज़िक की। तो कोक स्टूडियो का जो जादू है वो सर चढ़कर बोल रहा है, और आप सब ने गाना सुना होगा, मेरा भी बहुत फेवरेट है ब्लॉकबस्टर, और मेरे ख्याल से जब भी बाहर जाएं तो तमाम गाड़ियों में वही गाना बज रहा होता है। उसमें एक सिंगर हैं जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पंजाबी गाना गा रहे हैं, उमैर भट्ट। बिल्कुल, और आज वो सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बने, शहर वालों से बात करते हैं। उमैर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताएं कैसे हैं? वी आर गुड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था ओवरऑल, और मतलब इतने टैलेंटेड लोगों के साथ जब आप काम करते हैं तो आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मज़ा आता है आपको काम करने में। अच्छा, आपकी एनर्जी डिफरेंट थी, साथ फारिस थे और साथ वो 3 खवातीन थी और छोटी बच्ची भी थी, उन सब की एनर्जी डिफरेंट थी। कैसे, कितना मुश्किल था सबकी एनर्जी के साथ मैच करना? और दूसरा, इससे पहले आप 2014 या 14 में ही ना आप कोक स्टूडियो में गाना गा चुके हैं, तो उसमें और इसमें खासा फ़र्क है, इसमें आप फेमस हो गए बहुत ज़्यादा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और एनर्जी के बारे में बताएं। बिल्कुल, असल में इस सब चीज़ों के पीछे जुल्फी भाई जीनियस मैन वो थे, उनका आइडिया था सारा, और एनर्जी उनको पता था कि किस किस तरह से चीज़ें होनी हैं। जुल्फी भाई के माइंड में चीज़ें चल रही थी। मुझे जब उन्होंने बीट भेजी फर्स्ट टाइम, उन्होंने कहा यार इस तरह से ये बीट है, और मेरे दिमाग में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेलिब्रेशन है। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि हम दुनिया को बताएं कि पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तानी लोग कितने ब्लॉकबस्टर हैं, जो कि पता ही नहीं है दुनिया को, और वो कल्चर अपने आप में ब्लॉकबस्टर हैं। जिस तरह वो गढ़वी ग्रुप हैं, उनका लोगों को पता ही नहीं था किस तरह से जुल्फी भाई ने फाइंड किया वो मैजिकल जर्नी के बाद पता चला है। बिल्कुल, वो मैजिकल जर्नी वो अपलोड है यूट्यूब पे, वो आप देखें तो पता चलता है आपको सारी। बच्ची का मैंने सुना कि उन्होंने कहा वो छोटे भाई को बिल्कुल, उसने वो उसको पकड़ा हुआ था, और जुल्फी भाई जो वो लेडीज थी उनको बता रहे थे कि ये पार्ट इस तरह से गाना हो, क्यूटी तेनू मैं समझा। अब वो पार्ट उसने कॉपी किया और वो बच्चे को बार बार ना खिला रही थी, क्यूटी तेनू मैं समझा। तो इस तरह जुल्फी भाई ने जब उसकी आवाज़ सुनी, जुल्फी भाई ने कहा ये मतलब ये कहीं और ही बात जा रही है। जुल्फी भाई ने उसको माइक के ऊपर खड़ा किया, और वो मोमेंट के ऊपर उसने इस तरह वो गाया गाना, और वो रिकॉर्डिंग मोमेंट के ऊपर उसकी होगी। उमैर, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इतना हिट होगा, मिलियंस में ये देखा जाएगा, इसको पसंद किया जाएगा? मिलियंस बिल्कुल एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कहीं ज़्यादा ये हिट हो गया गाना। और उमैर, कोई भी सिंगर है, कोई भी आर्टिस्ट है, उसकी ख्वाहिश होती है कि एक सोलो परफॉर्मेंस उसकी आए और उसका नाम जो है वो अपने ही अंदाज में अपनाया जाए या उसको एक्सेप्ट किया जाए। अब इसमें और भी आर्टिस्ट आपके साथ हैं, तो कैसा रहा? कंफर्टेबल इन्वायरमेंट था? बहुत कंफर्टेबल था। देखें, वो जो टीम है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, कोक की पूरी टीम, और जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं वो आपको वैसे ही कंफर्ट कर देते हैं वहाँ पे। माहौल इस तरह का होता है वहाँ पे। अच्छा, इंडिया में मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर इंडिया में लोग इस गाने के बहुत दिलदादा हैं, बड़े फ़ैन हैं, और वो कहते हैं कि 1 गो में ये गाना किया गया। ये आपके बारे में, आपके बहुत फ़ैन हैं, वो कहते हैं कितना अच्छा गा रहा है, ऐसा लग रहा है हमारे पंजाब का, चढ़दे पंजाब का ये लड़का है और यहाँ से गा रहा है, क्योंकि पंजाबी का एक्सेंट भी थोड़ा उस तरह से आपने अपनाया। तो अब हम चाहेंगे कि आप हमें सुना दें थोड़ा सा। जी ज़रूर, इसी गाने का पार्ट है। जी। हो टोर वेख मित्रां दी, ओ कख भी कोई फिकरा नहीं, ओ बल्ले बल्ले शावा ओए, ना वर्ल्ड वाइड चलदा है साडा ओए, ओ कुड़ता प्यारा ओए, ओ जचदा बाड़ा ओए, ओ बीट हिट कर गई है अज गिद्धे विच सब नूं नचाणा ओए, सानू लोकी कहंदे सुप कूल, साडा वखरा मिजाज नाले वखरे असूल, ओ दिलां उत्ते करदे आ रूल, रब दिया मेहर कदी कीता नहीं गरूर, ओ हर बारी करदे आ ट्रेंड सेट, नाल देख खड़ा सच्चे बेलियां दा क्रू। बहुत खूब, बहुत खूब। ये उमैर आपने लिखा, खुद लिखा हुआ है? ये खुद लिखा है। ये जो टोर वेक मित्रा थी, बेसिकली इस पार्ट की भी एक स्टोरी है। मेरे जो बड़े भाई हैं, मुझे जब जुल्फी भाई ने बीट भेजी, उन्होंने कहा इस तरह से पार्ट लिखना है, मैंने 2-3 आइडियाज़ उनको भेजे, सही, लेकिन वो उस तरह से बैठ नहीं रहे थे गाने के ऊपर। तो एक टाइम पे आके ना मेरा दिमाग बंद हो गया, सोच के ना कि यार किस तरह से लिखना है। तो फिर मैं अपने बड़े भाई के पास गया, मैंने कहा यार ये मुझे समझ नहीं आया। वो भी आर्टिस्ट हैं? वो भी आर्टिस्ट हैं, वो नेड़े बस में मेरे साथ थे। अच्छा। जो 2 बॉयज़ की हाँ जी एंट्री होती है, वो बट ब्रदर्स बेसिकली मैं और वो मेरे भाई हैं। सही। बड़े।
तो उन्होंने मुझे फिर ये पार्ट दिया, टोर वेख मित्रा दी कख भी कोई फिक्रा नहीं, उन्होंने लिखा और कंपोज भी उन्होंने किया। ਅਸੀਂ सुपर कूल ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਕੀ ਬਾਤ ਅਸੂਲ कोई है ऐसा वखरा असूल जिंदगी में? बखरे असूल तो बड़े हैं, तो बखरे असूल करके यहाँ तक पहुंचे। कोई एक आधा असूल शेयर करें कि आपने मतलब क्या माइंड में चल रहा था जब लिख रहे थे, जब इस ट्रैक के बारे में सोचा? बिल्कुल, मैंने जैसे कि बताया कि जुल्फी भाई ने एक विजन दिया था कि यार हमने दुनिया को बताना कि हम ब्लॉकबस्टर हैं। एक सेलिब्रेशन का आइडिया, एक सेलिब्रेशन थी जो जुल्फी भाई ने कहा था कि आपने अपने स्वैग के अंदर और अपने आप के अंदर रह के आपने दुनिया को बताना है कि यार आपका सीन है। क्या बात है। अच्छा उमैर, लाइव गाना बहुत मुश्किल होता है बनिस्बत जब आप रिकॉर्ड करते हैं, वो ज़रा और तरह से साउंड और म्यूज़िक इस्तेमाल होता है। आप बहुत अच्छा गाते हैं, लाइव बैठकर गा रहे हैं आप, हम सुन सकते हैं, आवाज़ बहुत अच्छी है आपकी। तो आप फरमाइश आई है कि हमें कुछ और भी सुनाएं। अच्छा, मेरा जो सीजन 14 में ट्रैक था नेड़े नेड़े बस नेड़े, बहुत ज़बरदस्त, तो मैं उसी का एक पार्ट आपको सुनाता हूँ। जी जी, जो मेरा पार्ट था बेसिकली। ओके। ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਟਣਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਟਣਾ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਰ ਤੇਰੀ ਵੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਜਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਰ ਤੇਰੀ ਵੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਵੇ ਤੂੰ ਜਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੱਚਣਾ ਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੱਚਣਾ। क्या बात है, बहुत जबरदस्त, क्या आवाज है, क्या वाइब है। और गाया आपने पूरा जटों की तरह। हाँ पूरे छा गए आप, हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि मजीद आगे बढ़ें आप, और ये तो भी आगाज है, मुझे लगता है इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे। नाजरीन, अब बात करते हैं उस बहादुर सपूत की जिसकी बहादुरी का इतराफ़ दुश्मन भी करते हैं। कारगिल जंग के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान को जाम शहादत नोश किए 25 बरस बीत गए हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी में पैदा हुए। उनके दादा ने 1948 में होने वाली कश्मीर मुहिम में हिस्सा लिया था। 1999 में अपनी बहादुरी और जाफिशानी के बायस कैप्टन कर्नल शेर खान ने दुश्मन के कई हमले नाकाम बनाए और टाइगर हिल पर मौजूद अपनी यूनिट को महफूज रखा। उनकी कुर्बानियों और बहादुरी को कौमी सतह पर सराहा गया और उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। बदकिस्मती से 9 मई के स्याह दिन पर जहां दीगर बहुत से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, वहीं कुछ शरपसंदों ने कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्समे को भी बेहुरमती का निशाना बनाया और इस अफसोसनाक वाक़े की भरपूर मजम्मत भी की गई। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की शख्सियत और उनकी खिदमात पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप शेर खान शहीद को ज़ाती तौर पर जानते हैं, उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताइएगा, उनकी फ़ौज में शामिल होने का सफ़र कैसा था? देखिए, ही वाज एन एक्सेप्शनली निडर और इंस्पायरिंग लीडर थे। यकीन करें कि पूरी रेजिमेंट के अंदर ही वाज वेरी पॉपुलर और उनकी आंखों में जो चमक थी वो मैंने बाकी ऑफिसर्स में नहीं देखी थी। ही हैड अ डिजायर टू बिकम शहीद, लेकिन शहीद होने से पहले ही वांटेड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर द रेजिमेंट एंड पाकिस्तान। और फिर जब लड़ाई हुई, मतलब यहाँ तक था कि वो जो दुश्मन था हमारा, उसका ब्रिगेड कमांडर और उनका कमांडिंग ऑफिसर, दे वर सरप्राइज कि ये कौन सा ऑफिसर है जो कभी किसी जगह पर मौजूद होता है और जिस तरह हमारा जानी नुकसान कर रहा है, उसके बाद हमारे डायरेक्ट कर रहे हैं। लोग इसके साथ 8-10 साथ लगे हुए हैं और जहाँ जाता है अनथक ही वाज गोइंग ऑन टाइगर हिल के ऊपर। आई थिंक ये उसकी ब्रेवरी का निशान है। और जब वो ऑफिसर शहीद हुआ तो उनके ब्रिगेड कमांडर ने उनकी बॉडी में जो पॉकेट यूनिफॉर्म की होती है उसमें एक चिट डाली जी जी कि ये वी आर सरप्राइज टू सी दिस यंग ब्रेव ऑफिसर द वे ही फॉट, वी आर सरप्राइज। और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि इसको पाकिस्तान में गैलेंट्री अवार्ड दिया जाए। दीज आर द वर्ड्स ऑफ आवर एनिमी, जो कि दुश्मन है हमारा और वो हर वक्त हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और ये ऑनेस्टली 12 NLI इज अदरवाइज ऑल्सो कमाल की रेजिमेंट है। आई रियली एंजॉयड माय कमांड इस रेजिमेंट के अंदर। और उसमें ट्रुप्स, उनके ऑफिसर्स और उनके जो जवान इतने बहादुर थे और इतने फिट थे कि मुझे आई चेरिश दैट कमांड जो मैंने उनके साथ उससे की हुई है।
और उसमें ये ऑफिसर जो था ये पूरी रेजिमेंट का एक आई वुड से हीरो था। एंड ही रिमेन ही ब्रिगेडियर साहब, इस सारे वाक़े को सुन के ऐसा लगता है सर कि कैप्टन कर्नल की पूरी जो ज़िंदगी है वो एक तको-दो में रही और जो उसका क्लाइमैक्स है वो फिर टाइगर हिल पर हुआ, यानी कि उनकी पैदाइश एक ऐसी फैमिली में थी कि बचपन से इन्हें ट्रेन किया गया। यस, इनका नाम भी इसीलिए आपके सामने कर्नल से रखा गया। जी जी। मीन्स के इसके फादर भी ये चाहते थे कि ये इसको फौज में जाए और फिर फौज पर अपना नाम पैदा करे, और फिर उससे ये होता है कि आपकी फौज का मोराल बहुत हाई होता है व्हेन यू सी सच ऑफिसर, डेयरिंग ऑफिसर और सुप्रीम सेक्रीफाइस जो करते हैं अपने आज को हमारे कल के लिए। आप ये देखें कि किस तरह से किया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने बताया कि कर्नल शेर खान शहीद, उनके साथ आपका वक्त गुजरा। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT का शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है फाइनली, और मुल्क की मैशत में अहम किरदार भी अदा कर रहा है। हुकूमत और निजी इदारे IT इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं, जिनमें तकनीकी तालीम की फराहमी, सॉफ्टवेयर हाउसेज़ का क़याम और फ्री लांसेस जैसे कोर्सेज़ फराहम किए जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में IT एक्सपोर्ट्स भी नुमाया नज़र आ रहा है, जिससे नौजवानों को मुलाजमत के लिए नए मौके मिल रहे हैं और मुल्क में बैनुल-अक़वामी शनाख्त भी बेहतर हो रही है। जी बिल्कुल, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साकिब अहमद साहब, जो जर्मन टेक्नोलॉजी फर्म SAP के मैनेजिंग डायरेक्टर बराए पाकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान और बहरीन हैं। गुज़िश्ता 25 सालों से पाकिस्तान के नुमाया इदारों में खिदमात के अलावा बैनुल अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज के नौजवान के लिए IT की शोबे की अहमियत क्या है सर? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज के प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। अब आई थिंक जब आप बात करते हैं कि आज के जवान के लिए IT की क्या अहमियत, तो मैं कहता हूँ कि आज तो हर पाकिस्तानी के लिए IT की बहुत अहमियत है। सही बात है। जवान हो, वो बच्चा हो आज का, या इवन ओल्ड एज के लोग हों, उन सब के लिए IT एक बैकबोन बन चुकी है। और क्यों ना हो, आज हमारे मोबाइल पर वो तमाम ऐप्स जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ़ चीज़ें कर रहे हैं, वो सब कनेक्टिविटी के थ्रू एक दूसरे के साथ और IT के शोबे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आज हमारा सब कुछ दारोमदार IT के ऊपर आ गया, और IT एक सेपरेट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बजाय, मुकम्मल तौर पर एक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बजाय एक पूरी एक लेयर बन गई है जो तमाम इंडस्ट्री के साथ पैरेलल में चल रही है। इट्स अ हॉरिजॉन्टल राइट नाउ इंडस्ट्री जिसके ऊपर तमाम इंडस्ट्रीज आकर उससे फ़ायदा उठा रही हैं। और जब हम जवान की बात करते हैं तो आज के दौर में वो तमाम प्लेटफॉर्म्स जो जवानों को मिल रहे हैं, उन्हीं की बुनियाद पर वो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। आपने स्टार्टअप्स की बात की, आपने यंग कल्चर की बात की, आज आपने बात की कि किस तरह नौजवानों को IT के प्लेटफॉर्म के तौर पर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके बन रहे हैं। सो आज का यंग बच्चा वो जब एक प्रोग्राम से और IT की किसी भी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है तो उसके पास ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म मौजूद होता है जिसके ऊपर वो IT की डिफरेंट एप्लीकेशंस को बनाकर और मुख्तलिफ मल्टीनेशनल फर्म्स के साथ मिलकर, IT के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के साथ मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आज IT की ज़रूरत पाकिस्तान की हर जनरेशन को बहुत बिल्कुल सही है। साकिब साहब, हमने देखा कि AI का ज़माना आ चुका है, हर शख्स अब AI का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। आप समझते हैं कि एक तो हर बंदे को इसकी एक्सेस होनी चाहिए, और दूसरा अगर हम बिज़नेस में बात करें, बिज़नेस के किसी भी सिस्टम में या प्रोसेस में हम AI को शामिल करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा उससे? देखिए जी, आज तो बिज़नेस का कोई भी प्रोसेस उसके बगैर चल ही नहीं सकता। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, आप कार मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, आप ऑयल एंड गैस की बात कर लें, आप पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर की बात कर लें, आप ओवरऑल किसी भी रिटेल की बात कर लें, आज हर चीज़ के अंदर आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, आपको लोगों तक उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, और सबसे बढ़कर ओवरऑल कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए इन तमाम सॉफ्टवेयर्स और IT की ज़रूरत है। आज IT की वजह से आपकी पहुंच इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच चुकी है। पुराने वक्तों में किसी भी बिज़नेस को हम सर्टन हद तक लिमिट करके रखते थे और हमें अंदाज़ा होता था कि वो सिर्फ एक एरिया तक महदूद रहता है। आज IT की वजह से आज पूरी दुनिया हमारे लिए मार्केट बन चुकी हैं। हम यहाँ पाकिस्तान में बैठकर पूरी दुनिया के अंदर अपना सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, अपनी मुख्तलिफ सर्विसेज आगे बढ़कर मुख्तलिफ जगह पे सेल भी कर सकते हैं, और ओवरऑल दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट एफिशिएंसी और आजकल तो सस्टेनेबिलिटी और कार्बन फुटप्रिंट की वजह से ये सब चीज़ें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती चली जा रही हैं, और ये बहुत ज़रूरी है हमारी IT प्लेटफॉर्म्स के लिए। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन IT प्लेटफॉर्म्स को मज़ीद आसानी प्रोवाइड करे अपनी नई पॉलिसीज़ के तहत, जिसके ज़रिए और से ज़्यादा लोग IT के शोबे के अंदर शामिल होकर मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा कर सकें। साकिब साहब, ये कहिएगा सर, पाकिस्तान में IT का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं, और फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दौड़ में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? अच्छा, देखिए, ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक जर्नी है।
और पाकिस्तान इसकी एक मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर है, और हर पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की डिफरेंट स्टेज के ऊपर खड़ी हुई है। आज हम अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के अंदर ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से शुरू हो चुकी हुई है और बहुत से शोबे इसको बहुत तेज़ी से अपना रहे हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सॉफ्टवेयर एक सबसे आसान मरहला होता है, सबसे मुश्किल मरहला लोगों का होता है कि वो उसको कितनी जल्दी अडॉप्ट करते हैं और उस चेंज को कि जो कि आईटी लेके आ रही है उसको कितनी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। इसको हम आम जबान में चेंज मैनेजमेंट कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आई थिंक पाकिस्तान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लोग इस चेंज को कितनी जल्दी एम्ब्रेस करते हैं, इसको कितनी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर आईटी की ये चेंज बहुत तेजी से इंप्लीमेंट होती चली आ रही है। आजकल आप गौर करें तो दुनिया में हर चीज मोबाइल फोन के थ्रू, चाहे वो ऑर्डरिंग है चाहे वो पेमेंट है। साकिब साहब, मोबाइल फोन तो सबके पास है, खवातीन के हवाले से बिलखुसूस बताइएगा होते थे कि खवातीन अगर आईटी की तालीम सीख कर अपना कारोबार चला सकती हैं घर बैठकर वर्क फ्रॉम होम करके। बिल्कुल जी, आई थिंक वर्क फ्रॉम होम तो आजकल के दौर के अंदर सबसे कॉमन हो गया। और बताइएगा, देखें जी, आजकल आपको आईटी मसरूआत के थ्रू और आपको टोटल आईटी की स्टेज के ऊपर आकर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस मौजूद हैं और आपको इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के अंदर एक एक्सेस मौजूद है। और वो एक्सेस जो है करंटली वो तमाम प्रोडक्ट्स के थ्रू और तमाम सॉल्यूशंस के थ्रू आपको पूरी दुनिया का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। मिसाल के तौर पर आप एप्लीकेशन के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया के सेल ऑफ करने के लिए मुख्तलिफ आईटी प्लेटफॉर्म से रखते हैं। SAP करंटली एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है अरीबा के नाम से, जिसके ज़रिए आप दुनिया के ग्लोबल प्रोडक्ट्स को जाके रीच कर सकते हैं और वहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। मैं फर्दर एक आपको एग्जांपल दूंगा। कोविड के दौर के अंदर इन आईटी प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हमने किस तरह लोगों की जान बचाने में एक अहम किरदार अदा किया था। जब हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स की बहुत कमी हो गई थी, तो इन्हीं आईटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए हमने दुनिया में ग्लोबल हॉस्पिटल के अंदर के बेड्स ढूंढे थे, उनको यहाँ पे कनेक्ट कराया था और उसके थ्रू लोगों की जानों के बचाने में एक अहम किरदार अदा किया था। साफ पानी के लिए राइट नाउ आईटी पाकिस्तान में आईटी के जरिए और थोड़ी सॉफ्टवेयर के जरिए पाकिस्तान के लिए हम बहुत बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम आईटी के थ्रू मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम लोगों की ज़िंदगियों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आईटी एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हम लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पैदा कर सकते हैं। ये अब एनी मोर इट्स नॉट ए टेक्नोलॉजी, इट्स हमारी तर्ज ज़िंदगी और हमारे ज़िंदगी के लाहेमल का एक ऐसा पार्ट है कि उसके बगैर हम आगे मूव नहीं कर सकते। आप अभी आपने बात की कि आईटी जो है एक तर्ज ज़िंदगी है, इस तर्ज ज़िंदगी को अपनाते हुए हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं? सर, आईटी की जो इंडस्ट्री है उसमें कितनी कैपेसिटी आप देखते हैं और वो पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना किरदार अदा कर सकती है? देखिए, पाकिस्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा यूथ है। जब हम यूथ की बात करते हैं और पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम ऑलवेज इस चीज़ को कोट करते हैं कि पाकिस्तान की 62% आबादी 30 ईयर्स से कम एज की है। इसका मतलब है ये लोग यूनिवर्सिटी से निकल कर आए हैं और दे इमीडिएटली पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के ओवरऑल इकोसिस्टम को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास जनरली वसाइल के तौर पर अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के तौर पर हमारा आज का यूथ अवेलेबल है और ये यूथ तभी आगे जा सकता है और तभी आगे बढ़ सकता है जब उसको गवर्नमेंट के थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आजकल दुनिया के अंदर स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। हाँ, डिग्री की बहुत इंपॉर्टेंट है और डिग्री आगे बढ़कर हमारे लिए एक अहम रास्ता खोलती है किसी भी जगह पे जाने का, लेकिन उसके साथ साथ हमें स्किल डेवलपमेंट के डिफरेंट मराहल की को तैयार करना और हमारे आज के यूथ को तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साकिब साहब, आए रोज सोशल मीडिया पर पाबंदी लग रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए जी, सोशल मीडिया पर पाबंदी का ताल्लुक आईटी से कम है और इसका ताल्लुक यहाँ की हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल हालात से ज़्यादा है। तो आई थिंक उसको हम वहीं पर रखते हैं और उसको उसी इंडस्ट्री के साथ करते हैं। जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, ये एक आज़ादी राय है, एक मौका है, लोगों को अपनी राय को इज़हार करने का एक तरीका है। उसको मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स मुख्तलिफ अंदाज से वक्त और उसके मुताबिक अपने कंट्रोल में रखती हैं। तो आई थिंक दिस इज़ मोर अ पॉलिटिकल देन आईटी इशू। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका साकिब अहमद साहब, आपने अपना खुसूसी वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और ताकि में आईटी का मुस्तकबिल क्या है और अभी एज ऑफ नाउ आईटी में किस तरह का काम हो रहा है, नौजवानों में कितना टैलेंट है, उस हवाले से उन्होंने बात की। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करते हैं नहायत अहम सेगमेंट जिसमें हम क़याम पाकिस्तान के इस्लामी और रूहानी पहलुओं पर गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं अपने उन असलाफ़ और औलिया कराम के मुतल्लिक़ जिन्होंने इस्लाम की तबलीग में अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ कर दी। आज हम जिस शख्सियत पर बात करेंगे उन्हें दुनिया इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। तो इमाम गज़ाली की फ़िक्र, उनकी इल्मी खिदमात और उनके मकाम के बारे में गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर हैं सैयद फ़हद अली काज़मी साहब। वेलकम करते हैं फ़हद साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन द वेदर इज ब्यूटीफुल इन लाहौर। ताता की नगरी बड़ी खूबसूरत लगी। रोज जब भी आप आते हैं वेदर ब्यूटीफुल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी एक वजह यह भी है कि क्योंकि हम अल्लाह वालों का जिक्र कर रहे हैं तो अल्लाह ताला का कुछ फजलो करम शामिल हाल रहता है ऐसे ही। और हम देखते हैं कि कितनी खूबसूरती और कितनी वो एक जाज़बियत आ जाती है।
अच्छा, आज हम इमाम गज़ाली के ऊपर बात कर रहे हैं, और इमाम गज़ाली इस्लामिक तारीख़ में एक बहुत बड़ा रोशन सितारा है। और ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक रविश निकल पड़ी है कि हम अपने हीरोज़ के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं जी, अपने असलाफ के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। और ये हम क्यों करते हैं कि भाई अगर मैं कहूँगा जी रूमी क्या चीज़ है, गज़ाली क्या चीज़ है, ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती क्या हैं, तो मैं दर हकीकत अपनी बरतरी साबित करना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा हूँ। सही। लेकिन मेरे कहने से और मेरे यूट्यूब पे किसी को रिफ्यूट करने से ये बड़े बड़े इल्म के जो जबल हैं, इनकी ज़ात पर ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर लिटरली माउंट एवरेस्ट, ओशंस ऑफ नॉलेज। तो इमाम गज़ाली की बात शुरू करने से पहले ये मेरे पास एक किताब है जी, 50 की फिगर्स इन इस्लाम। सही। और ये प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रॉय जैक्सन, जी। किंग्स कॉलेज लंदन, इंग्लैंड का टॉप की यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन है, वहाँ के प्रोफेसर हैं। वो 50 इन्फ्लुएंशियल लोग जिन्होंने इस्लामी तारीख के अंदर बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस किया है, उनकी एक फहरिस्त इन्होंने मुरतब की है। सही। एकेडमिक फहरिस्त है, ये उस तरह से नहीं है कि जो मर्जी जिसका मर्जी नाम दर्ज कर दें। और इमाम गज़ाली के ऊपर इन्होंने एक पूरा सेक्शन कायम किया है, और इन्होंने ये कहा है कि इमाम गज़ाली वो शख्सियत हैं इस्लामी तारीख के कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, ये उनका नज़रिया बता रहा हूँ, अपना हमारा शायद ये नहीं है, लेकिन उनका नज़रिया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस मुस्लिम शख्सियत ने मगरिब को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो इमाम गज़ाली थे। ठीक। इमाम गज़ाली की जो थॉट है, इमाम गज़ाली का जो इल्म है, वो इस दर्जे का था कि उसने मगरिब को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया और मुसलमानों का सबसे बड़ा दिमाग। और हमारे 3 तरह के बेसिक अलूम होते हैं किसी भी दीन के अंदर। फाज़ साहब, हम मगरिब इस टर्म में जब इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं तो ये यूरोप ही है? जी, यूरोप, ऑफ कोर्स। मैं इस वक्त यूरोपियन, क्योंकि वो रिसर्च करते हैं ना, हमारे यहाँ तो रिसर्च का कोई रिवाज है नहीं इस वक्त। तो पिछले 300-400 साल के अंदर जो रिसर्च इस्लाम के ऊपर वहाँ पे हो रही है, उसमें वो सबसे ज़्यादा इनसे मुतासर हुए कि ये बंदा जो है ये, और इनकी बहुत सी ट्रांसलेशन भी हुई, उसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जब हम कॉन्वर्जेशन करते हैं तो 3 तरह के अलूम हैं जो किसी भी मज़हब में हो सकते हैं। सही। एक होता है फ़िक़्ह, लॉ, एक होता है इल्मुल कलाम, थियोलॉजी, और एक होता है इल्म रूहानियत, उसको मुसलमान तसव्वुफ कहते हैं, बाकी जगहों पर वो मिस्टिसिज्म है, व्हाटएवर जो भी उसका नाम आप दे लें। इमाम गज़ाली का कारनामा ये है कि थियोलॉजी, इल्मुल कलाम, फ़िक़्ह यानी आपका लॉ, और इल्म रूहानियत, तीनों का सिंथेसिस करके एक होलिस्टिक पिक्चर आपके सामने पेश करते हैं। सही। ये बहुत बड़ा कारनामा है उनका। तो कोई नई ब्रांच बनी वहाँ से? नहीं, मतलब ये एक सिंथेसाइज्ड वर्जन ऑफ रिलीजियस साइंसेस, मतलब वो एक सिंथेसाइज करके, यानी वो ब्रांचेस जो कि अलहदा थी और जिनको हम ऑपोजिशन में एट टाइम समझते हैं। और आजकल भी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं फ़िक़्ह का लेंस लगाता हूँ तो मैं तसव्वुफ़ के खिलाफ हो जाता हूँ, मैं जब तसव्वुफ़ का लगाता हूँ तो मैं फ़िक़्ह के खिलाफ हो जाता हूँ, जब मैं इल्मुल कलाम का लेंस लगाता हूँ तो मैं दोनों के, असल में तीनों अलूम तो दीन से ही फूट रहे हैं ना, उनके पीछे दीन है, तो उनका सिंथेसिस करके दिखाना बहुत बड़ा कारनामा है, और ये आपने करके दिखाया। इमाम गज़ाली जो थे ईरान में पैदा हुए थे, ईरान का शहर है तूस में आप पैदा हुए 1058 में, और आपकी उम्र महज 51 या 55 साल थी। आपने 400 किताबें कम से कम लिखी हैं जो आपसे एट्रीब्यूटेड है। हम 400 किताबें शायद पूरी जिंदगी में पढ़ते नहीं हैं, वो 400 लिख गए, और उनमें से जो 3-4 किताबें हैं वो तो मास्टरपीसेस हैं, जिनके ऊपर हम अगर वक्त हुआ तो आज क्विकली बात भी करेंगे। आपकी जो इनिशियल एजुकेशन है वो ईरान का शहर है नेशापुर। जी। नेशापुर में आपकी एजुकेशन हुई। उस दौर में अब्बासी खुलफा नॉमिनली वो ऑपरेट कर रहे थे और सल्जूक्स आ गए थे, और सल्जूक्स की हुकूमत थी, तो निज़ामुल मुल्क एक बड़ा वजीर था वहाँ पे। होता ये था कि बाज़ औक़ात बादशाहों से ज़्यादा वज़रा ताकतवर हो जाते थे। सही। तो वो समझ लें कि उनका वज़ीर आज़म था, वो बादशाह से भी ज़्यादा ताकतवर था, और वो इल्म फजल को बड़ा पेट्रनाइज करता था। उसने ये कहा कि पूरी इस्लामी सल्तनत में मैं मदारिस का एक नेटवर्क कायम करूँगा जहाँ पर फ्री एजुकेशन, बोर्डिंग, लॉजिंग ये सब फराहम की जाएगी।
और वो जो मदरसा था, उस मदरसे को वो कहता था, उस चेन ऑफ मदरसा को वो कहा गया मदरसा निज़ामिया, निज़ामुल मुल्क के नाम पे वो एक पूरा नेटवर्क। ठीक। तो उस निज़ामिया मदरसे की एक शाख जो नेशापुर में थी, वहाँ पर आपने अपनी इनिशियल एजुकेशन हासिल की। और इमाम जुवैनी बहुत बड़े स्कॉलर थे, वो आपके उस्ताद थे और आपने उनके साथ उलूम व फ़नून सीखे। आप इल्मुल कलाम के दर्जे पे, अकायद के दर्जे पे आप अशारी में अशाराइट थे, इमाम अबुल हसन अशरी को फॉलो करते थे। सही। फिक में आप इमाम शाफई को फॉलो करते थे। आप बहुत बड़े स्कॉलर बन गए। अब आप बगदाद आ गए और बगदाद में जो निज़ामिया, बगदाद उस दौर का कैपिटल था, तो वजीर वो जिसने ये नेटवर्क बनाया था उससे डायरेक्ट रवाबित आपके हो गए। एंड ही वॉज इन हिज लेट 20s और अर्ली 30s एंड ही रोज टू बिकम अ शाइनिंग स्टार। और उसने उस वक्त इनको प्रोफेसर ऑफ थियोलॉजी लगा दिया निज़ामिया मदरसे बगदाद के अंदर। अब इमाम गजाली का एक आलिम के तौर पे, एक थियोलॉजन के तौर के ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर शोरा हो गया। स्टूडेंट्स आते थे कि जी इमाम गजाली से पढ़ेंगे और इमाम गजाली पढ़ा रहे हैं, और वो सारा मामला है, फेम बढ़ता जा रहा है। लेकिन इमाम गजाली को एक मेंटल क्राइसिस शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो उलूम व फनून की मैं बात कर रहा हूं, ये इल्म मेरी जबान पर तो है मगर ये मेरी कैफियत नहीं है, ये मेरा हाल नहीं है। जब मैं पढ़ाता हूं लोग मैं इसलिए पढ़ाता हूं, मेरी मोटिवेशन क्या है कि लोग मुझे बड़ा आलिम कहें, लोग मुझे हुज्जतुल इस्लाम कहें, लोग मुझे टाइटल्स दें। मैं खुदा के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं दीन पर चल रहा हूं तो मैकेनिकली चल रहा हूं। मैं इन रिचुअल्स की बात कर रहा हूं तो एज अ रोबोट कर रहा हूं। मेरी जिंदगी का ये मकसद नहीं था। मेरी जिंदगी का मकसद था कि मैं खुदा को पाऊं। अब ये जो आपका एक मेंटल क्राइसिस शुरू हुआ है, रोज क्लास में जाते हैं, और ये आपने खुद लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर, क्लास में जाते हैं और दिल में आता है कि यार ये तो रोबोटिकली पढ़ा रहा हूं, ये जो पढ़ा रहा हूं इसके ट्रू मीनिंग्स तो मुझे पता ही नहीं है, ये क्या है। ये एक क्राइसिस था। इन्होंने कोशिश की कि वो रिज़ाइन करें और वो बगदाद को छोड़ दें, और रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो नहीं सकता था क्योंकि वो जो उस दौर का वजीर था, जो टॉप के लोग थे, वो उनको जाने ना देते। तो अब उस दौर में एक चक्कर होता था कि अगर आपने कहीं पर रेजिग्नेशन देना है तो उन्हें कहें कि मैं हज पे जाना चाहता हूँ। अच्छा। तो क्योंकि उस दौर में हज एक लंबी बात होती थी, तो फिर आपको छुट्टी मिल सकती थी। तो आपने वो वजीर को कहा जो ओवरऑल इंचार्ज थे कि मैं हज पे जाना चाहता हूँ, मुझे आप जाने दें। उन्होंने जाने दिया। फॉर 10 years अब इमाम गजाली जो हैं एक आम इंसान की तरह अपने फेम को उन्होंने पीछे रखा कि दुनिया को ना पता चले मैं कौन हूँ। अबू आमिद गजाली वो पीछे चला गया और एक आम आवारा गर्द की तरह, सालिक की तरह आपने ट्रैवल करना शुरू किया और आपने हज किया। आप मक्का गए, मदीना गए, और आप पर फिर कोई स्पिरिचुअल कैफियत हुई। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मज़ार पुरनबार है वो हेब्रोन, आजकल के वो इज़राइल के कंट्रोल में है। तो आप पैलेस्टाइन गए, फिर आप बैतुल मक़दस गए, आप मस्जिद अक्सा के अंदर फॉर मंथ्स रहे। वहाँ पे आज भी वो हुजरा मौजूद है जहाँ पर इमाम गजाली मौजूद थे। और अब इमाम गजाली की ट्रांसफॉर्मेशन हुई और इमाम गजाली बहुत से, उन्होंने कहा कि मैंने जितने भी स्कॉलर्स हो सकते हैं, इल्मुल कलाम के स्कॉलर्स, फुकहा, मुहद्दिसीन, उस दौर में बातनी एक मूवमेंट थी, वो इन सब को मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, मगर हर किसी के ज़बान पर इल्म है, इल्म उनका हाल नहीं है। एक तबका है जिनका इल्म उनका हाल है और वो अरबाब सूफिया हैं। और इमाम गजाली की ट्रांसफॉर्मेशन हुई और इमाम गजाली 10 साल पूरे आलम इस्लाम में फिरे और उसके बाद आप एक सूफी स्कॉलर के तौर पर सामने आए। सही। और अब आप वापस आए। इमाम गजाली की जो 400 किताबें हैं, इनमें जो सबसे बड़ी किताब है जिसको वेस्ट भी कहती है इट्स अ मास्टरपीस, वो अहयाए उलूमुद्दीन है। और अहयाए उलूमुद्दीन के ऊपर मैं अलहदा से हम बात आने वाले दिनों में, मैं चाहूंगा कि एक दिन हम इस पे बात करें कि ये किताब क्या है। आपकी दूसरी बड़ी किताब जिसमें आपने उस दौर के फिलोसफर्स को चैलेंज किया, तहाफतुल फलासफा, कि वो क्या गलतियां हैं जो फिलोसफर्स कर रहे हैं और फिलोसफर्स के वो कौन से अकायद हैं जो इस्लाम से टकराते हैं और उनको रैशनली कैसे रिफ्यूट किया जा सकता है।
तो तहावतुल फलासफा, और उससे पहले आपने एक और किताब लिखी थी द एम्स ऑफ फिलोसफर्स, मकासिदुल फलासफा। सही। वो किताबें वेस्ट में उस वक्त लैटिन में उनका तर्जुमा हुआ था, हिब्रू में उनका तर्जुमा हुआ था, और इमाम गजाली को उस वक्त से वो वेस्ट में 1200-1300 ईस्वी की बात कर रहा हूं, तब से वो पढ़ रहे। ठीक। और आपकी जो एक और किताब है जो अपने दर्जे पे मास्टरपीस है, अल मुनकिज मिन अज़्ज़लाल, डिलीवरेंस फ्रॉम एरर। ठीक है जी। मैं एरर वाले पाथ पे था, मुझे सैल्वेशन कैसे मिली, आपकी ऑटोबायोग्राफी है। बहुत साहब इंशाल्लाह ये नेक्स्ट इस पर बात करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।